दोस्तों, ये थे पिछली वीडियो के कमेंट्स, जिसमें से कुछ लोगों को मैं यहाँ फीचर कर रहा हूँ। आगे से मैं आप लोगों की प्यार भरी कमेंट्स को अपनी वीडियो के शुरुआत और लास्ट में मेंशन किया करूँगा, ताकि जिस तरह आप लोगों से मुझे वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखने का मोटिवेशन मिलता रहे। खैर, तो चलिए अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की मूवी एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड है जिसके ऊपर हम सभी लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम नत्था और बुधिया नाम के दो सगे भाइयों को देखते हैं। बुधिया है बड़ा भाई और नत्था है छोटा। असल में वो दोनों आज शहर गए थे क्योंकि उन्हें बैंक के नोटिस का जवाब देना था। दरअसल उन्होंने कुछ साल पहले जमीन के बदले कर्ज लिया था, लेकिन अब काम न होने के चलते किश्तें नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए बैंक वालों ने उनको नोटिस भेजकर अपने पास बुला लिया। अब हालांकि ये तो पता नहीं कि वहाँ क्या बात हुई, लेकिन दोनों की बातों से लगता है कि बैंक वालों से कुछ समय मांगकर ये लोग वापस आ रहे हैं। खैर, अब दोनों भाई बेहद मायूस होकर अपने गांव लौट रहे होते हैं कि तभी उनको रास्ते में देसी शराब का ठेका दिख जाता है। ये देखकर दोनों मन ही मन सोचते हैं कि पूरा दिन तो बैंक वालों से लड़ने में निकल गया, घर जाकर घर वालों की तो सुननी है ही, फिर क्यों ना दिन भर की थकान मिटा लें। यही सोचकर दोनों भाई अब शराब पीकर अपना मन हल्का करने लगते हैं। इसके बाद जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो उनकी अम्मा ताने देते हुए कहती है, अब और का बचो है गिरवी रखने को, कछु ना होए तो मोए ही गिरवी रख दो, कछु पैसा तो मिल ही जावेंगे। ये सुनकर दोनों भाई कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते हैं। घर पर वो सभी को बताते हैं कि किश्तें ना चुकाने की वजह से बैंक ने कहा है कि अब जमीन की नीलामी होगी और अब अगर जमीन बचानी है तो नीलामी से पहले बकाया चुकाना पड़ेगा। ये सुनते ही नत्था की पत्नी धनिया भड़क जाती है और चप्पल उठाकर दोनों भाइयों को पीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। इस बीच वो गुस्से में चीखने लगती है कि शराबी कहीं के, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, अब जमीन भी नीलाम करवाओगे। वेल, अब बात करें नत्था की तो उसे जमीन की नीलामी की ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि किसानी के अलावा भी कुछ किया जा सकता है। पर अम्मा धनिया और बड़े भाई बुधिया को जमीन खोने का जबरदस्त डर है, इसलिए बुधिया तय करता है कि अब वो लोकल नेता भैया ठाकुर के पास जाएंगे। नत्था को भी भरोसा है कि अगर वो नेताजी के पैर पकड़कर जोर से रोएगा तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। आखिर वैसे भी विधानसभा के उपचुनाव जो आ रहे हैं, यही तो वक्त होता है नेता से अपना काम निकलवाने का। लेकिन जब हम भैया ठाकुर को देखते हैं तो पता चलता है कि वो भी कोई कम चालाक आदमी नहीं है। आखिर वो किसी दलित की मदद क्यों करेगा, क्योंकि उसका वोट बैंक तो कहीं और है। वो ठहरा दूसरी जात का, और जिस जात से ये दोनों भाई आते हैं वो उसका वोट बैंक है ही नहीं, तो आखिर मदद कैसे मिलेगी। इस तरह अब दोनों को नेताजी से कोई मदद तो नहीं मिली, बल्कि उल्टा उनके खास गुड्डू बाबू ने ताना मारते हुए कहा कि जमीन बचानी है तो एक काम कर लो, खुद को खत्म कर लो, इससे जमीन भी बच जाएगी और सरकार से 1 लाख का मुआवजा भी मिल जाएगा। वैसे भी आजकल टीवी न्यूज में बहुत चल रहा है कि किसान कर्ज की वजह से खुद को मार रहा है। एक तुम भी मर जाओ, सरकार तुम्हारे घर वालों को मुआवजा दे देगी, जिससे वो कर्ज चुका देंगे, किस्सा खत्म। फिर ये सुनकर भैया ठाकुर भी मजाक में कहता है कि आज के जमाने में कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता, किसी चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को देना पड़ता है। अब कम से कम सरकार तुम्हें पैसे दे रही है तो तुम सरकार को अपनी जान दे दो, आखिर इसमें हर्ज क्या है। ये सुनकर दोनों भाई समझ जाते हैं कि यहाँ उनकी समस्या का हल नहीं होगा, इसलिए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन नत्था खाली हाथ वापस नहीं आता। वो नेताजी के यहाँ बट रहे उबले अंडे उठा लाता है और खाने लगता है। फिर दोनों को रास्ते में बुधिया के कुछ दोस्त मिलते हैं, जिनको वो अपने मरने वाली बात बताते हैं कि अगर कर्ज के बोझ में कोई किसान खुद को मार ले तो सरकार मुआवजा देती है और कर्ज भी माफ कर देती है। ये सुनकर वो दोनों भी अब गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इस बीच एक दोस्त हंसते हुए पूछता है कि भाई, क्या किसान मरेगा तभी मुआवजा मिलेगा या किसान की बीवी के मरने पर भी मुआवजा मिलेगा? तो ये सुनकर बाकी सब हंस पड़ते हैं। अब आज का दिन दोनों भाइयों के लिए बहुत ही बुरा था। दोनों को हर तरफ से आज बस मौत की खबरें ही मिल रही थी। ऊपर से घर में भी चैन नहीं था। एक तरफ अम्मा की लगातार शिकायतें और दूसरी तरफ धनिया की तीखी बातें। इन चीजों से दोनों भाइयों की जिंदगी दुश्वार हो गई थी। वेल, अब दूसरे दिन बुधिया गुड्डू बाबू और अखबार से ये कंफर्म कर लेता है कि सच को खुद को मारने पर किसान को मुआवजा मिलता है और ऊपर से कर्ज भी माफ हो जाता है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। फिर उसी दिन शाम को नत्था और बुधिया गांजा पीते हुए अपने खेत में बैठ
बैठकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस कर्ज से कैसे निपटा जाए। नत्था कहता है कि बाप दादाओं ने जिंदगी भर जमीन को संभाल कर रखा और अब हमारे हाथ से जा रही है, समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ये सुनकर बुधिया आंसू बहाते हुए कहता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, नहीं तो कसम से मैं जान देकर भी जमीन बचा लूंगा। नत्था अब इस बात को सुनता है तो कहता है कि तुम क्यों मरोगे, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं मर जाता हूँ। पर बुधिया कहता है कि तुझे कुछ हो गया तो धनिया मुझे वैसे भी मार डालेगी, इसलिए तू नहीं, मैं मर जाता हूँ। इस तरह नशे में अब दोनों भाइयों में इस बात पर होड़ लग जाती है कि आखिर कौन अपनी जान देगा। अब लास्ट में नत्था कहता है कि ठीक है भैया, तुम ही दे दो अपनी जान। लेकिन तभी बुधिया भी कहता है कि नहीं, ठीक है, तू ही दे दे अपनी जान, पर बाद में मुकरना मत। और वैसे भी 2 मिनट की ही तो बात होती है, उसके बाद कुछ महसूस नहीं होता। अब भले ही नत्था नशे में होता है, लेकिन इस बात को सुनकर सन्न रह जाता है। लेकिन बड़ा भाई बुधिया बहुत ही चालाक था, वो अब जैसे तैसे करके नत्था को मना ही लेता है कि वही जान दे। अपनी बातों में उलझाते हुए बुधिया उससे कहता है कि वैसे भी मैं तो कुंवारा हूँ, इसलिए मेरे मरने पर मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी मेरे आश्रित नहीं है। लेकिन नत्था, तेरे तो बीवी बच्चे भी हैं, इसलिए तू मरेगा तो तेरी बीवी और बच्चों का भविष्य बन जाएगा। खैर, इसी बीच अब दिल्ली के एक अंग्रेजी न्यूज चैनल पर किसानों की आत्महत्या को लेकर एक डिबेट चल रही होती है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री सलीम किदवई कहते हैं कि किसानों की मौत के आंकड़े गलत ढंग से पेश किए जा रहे हैं। उनमें से ज्यादातर मौतें तो प्राकृतिक हैं, हाँ, लेकिन किसानों की आय अभी और बढ़ाने की जरूरत है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसका हल है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इधर दूसरी तरफ हिंदी न्यूज चैनल्स का हाल और भी बुरा था। टीआरपी की होड़ में सिर्फ मसालेदार खबरें चल रही थी। कहीं कोई भूत का साया भगा रहा था, तो कोई किसी बॉलीवुड एक्टर के घर पर पल रहे कुत्ते के बिस्किट का ब्रांड चेक कर रहा था। इस बीच भारत लाइव चैनल का एंकर दीपक कुमार सीएम राम यादव को देखते ही उनसे न्यूज बाइट लेने पहुंच जाता है। वो कहता है कि अगर आप पहले बता देते कि आप दिल्ली आने वाले हैं तो अच्छा प्रबंध कर देते। सीएम कहता है कि प्रबंध की बात नहीं है, उपचुनाव सर पर है, इसलिए उस पर ध्यान दो तो अच्छा होगा। ये सुनकर दीपक कुमार कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उपचुनाव में पहले आपके लिए 15 पॉजिटिव स्टोरीज कवर कर लूंगा, ये चुनाव आप ही जीतेंगे। खैर, इधर जब बुधिया ने धनिया को बताया कि नत्था आत्महत्या करने वाला है, तो धनिया सीधा ताना मारते हुए कहती है कि मेरे आदमी को मरने के लिए कह रहे हो, जबकि तुम्हें खुद मर जाना चाहिए। न जोरू न बच्चा, तो तुम्हारे मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। धनिया समझ जाती है कि ये सारी खुराफात बुधिया के दिमाग की होगी, लेकिन धनिया को भी ये भरोसा था कि उसका पति नत्था इतना मूर्ख नहीं है कि जान देने की बात पर डटा रहे। उसे पता था कि वो पीछे हट जाएगा। अब जैसा हिंदी चैनलों का हाल था, वैसा ही हिंदी अखबारों का भी। अब हम जन मोर्चा अखबार के पत्रकार राकेश को देखते हैं, जो टीवी पर खबरें देखकर ही आर्टिकल लिख देता था। लेकिन आज उसके संपादक त्यागी ने उसे गांव जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहा, क्योंकि डीएम साहब पीपली पंचायत के दौरे पर थे। अब राकेश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मन मारकर गांव पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि डीएम साहब अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए फौरन वो एक चाय की टपरी पर जाकर चाय की चुस्कियां लेने लगता है। इसी बीच उसकी नजर नत्था और बुधिया पर पड़ती है और बातों ही बातों में जो उसे पता चलता है वो उसके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज से भी बढ़कर था। दोनों भाई उसको नशे में धुत होकर सब बता रहे होते हैं कि सरकार आत्महत्या पर मुआवजा देगी, इसलिए हमने सोचा है कि खुद को मारकर हम सरकार से मुआवजा ले लें, कम से कम परिवार और कर्ज की समस्या तो खत्म हो। अब राकेश के लिए तो ये एक मौका था, इसलिए उसने तुरंत एक सनसनीखेज आर्टिकल लिख डाला और उसकी हेडलाइन रखी, पीपली गांव में मौत का ऐलान। अब ये खबर फैलते ही डीएम की हालत खराब हो गई और जब ये बात सीएम तक पहुंची तो खुद सीएम ने फोन कर डीएम को निर्देश दिए कि उपचुनाव से ठीक पहले ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद डीएम जनमोर्चा के संपादक और राकेश को धमकाने लगता है कि अगर ये बकवास खबरें बंद नहीं की तो अखबार का लाइसेंस रद्द कर दूंगा। फिर जब ये बात लोकल नेता भैया ठाकुर को पता चलती है तो वो थानेदार से कहकर नत्था और बुधिया को अपने घर पर बुलवाता है और दोनों की जमकर पिटाई करवाता है। इसके बाद वो धमकाते हुए कहता है कि अगर मरने की सोची भी तो खाल खिंचवा दूंगा। अब दोनों भाई मार खाकर लौट ही रहे होते हैं कि तभी पीपली के वीडियो साहब लाल बहादुर पुनर्वास योजना के तहत नत्था को एक हैंडपंप देने आ जाते हैं। अब वो उसका कागज पर अंगूठा लगवाकर हैंडपंप थमा देते हैं, जिसके बाद बुधिया पूछता है कि बाबूजी, फिटिंग के पैसे कौन देगा? तो साहब गुस्से में गरियाते हुए कहते हैं,
अब तुम मर नहीं सकते, ये हैंडपंप लो और मरने की सोचना भी मत। ये सुनकर बुधिया सोच में पड़ जाता है कि अगर सिर्फ मरने की खबर फैलने से हैंडपंप मिल रहा है तो सच में मरने पर और क्या क्या मिलेगा। इस बीच अब नत्था की आत्महत्या की अफवाह दिल्ली तक पहुंच जाती है। फिर अंग्रेजी न्यूज चैनल की पत्रकार नंदिता मलिक को जब ये खबर मिलती है तो वो जनमोर्चा के राकेश से संपर्क करती है, जिसने सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की थी। फिर अगले ही दिन नंदिता अपनी पूरी टीम के साथ पीपली पहुंच जाती है। इसके बाद नत्था का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन सीधे साधे नत्था के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस ऐसे ही हाँ में हाँ मिलाता रहता है, क्योंकि ये सारा आत्महत्या का आइडिया तो बड़े भाई बुधिया का है, इसलिए हर सवाल पर नत्था खामोश ही रहता है। इस इंटरव्यू के बाद जब नत्था की खबर इंग्लिश न्यूज चैनल पर चलती है तो हिंदी न्यूज चैनलों में भी इसे कवर करने की होड़ मच जाती है। आखिर ऐसी खबर को भला कौन मिस करेगा जहां एक किसान खुद मरने पर तुला हो। हालांकि भारत लाइव के एंकर दीपक कुमार को इसमें कोई दम नहीं लगता। वो कहता है कि ऐसी फालतू खबरें थोड़ी चलती हैं, लेकिन संपादक के जोर देने पर वो भी बेमन से पीपली पहुंच जाता है। जब दीपक पीपली पहुंचता है तो वहां पहले से ही ड्रामा चालू होता है, क्योंकि दर्जनों शहरी पत्रकार गिद्ध की तरह खबर नोचने पहुंच गए होते हैं। खैर, अब प्रशासन को पत्रकारों को काबू में रखने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ती है। उधर नत्था खुद मरे या ना मरे, लेकिन पत्रकारों के सवालों से वो जरूर मर जाएगा। उसके पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों का भी इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। यहाँ एक आदमी तो कहता है कि मैं नत्था को बचपन से जानता हूँ, वो जो ठान लेता है करके ही दम लेता है। क्या बात है, ये है सच्चा दोस्त। उधर उपचुनाव से ठीक पहले पीपली के इस तमाशे से सीएम का पारा चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि टीवी पर नत्था की खबरें धड़ाधड़ चल रही होती हैं। कोई उसकी गरीबी पर स्टोरी कर रहा होता है तो कोई उसके मिट्टी के घर पर। एक चैनल ने तो अम्मा के बीड़ी मांगने को शांति संदेश बता दिया। इतना तमाशा हो चुका है कि अब नत्था के मरने से भी वो इस ड्रामे से नहीं बच सकता। फिर अगले दिन दलित नेता पप्पू लाल भी नत्था के घर आ धमकता है। उपचुनाव से पहले सरकार को घेरने का ऐसा मौका वो भला कैसे छोड़ता। वो नत्था की बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि पूरा समाज तुम्हारे इस फैसले पर गर्व करता है। इतना कहकर वो नत्था को एक टीवी गिफ्ट करता है और जोर से नारे लगाता है कि नत्था मरेगा, जरूर मरेगा। अब तो हाल ये है कि नत्था बलि का बकरा बन गया है और उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगी है, जो शायद उसके हलाल होने का इंतजार कर रही है। लोग कह रहे होते हैं कि नत्था मरेगा तो गाँव में मेला लगेगा, हमारी दुकानें चलेंगी। अजीब अर्जी फर्जी खबरें भी उड़ने लगती हैं कि देवी ने नत्था की मौत का संदेश दिया है। गांव भर में फुल बकैती चल रही है कि नत्था मरेगा पर जिंदा रहेगा, अपने साथ साथ इस गांव को भी अमर कर देगा। ऊपर केंद्र सरकार को भी अब इन घटनाओं की ज्यादा चिंता नहीं है। कृषि सचिव बेफिक्र बैठा है, उसे पूरा यकीन है कि कृषि मंत्री सलीम साहब मीडिया को आराम से संभाल लेंगे। उधर मुख्य प्रदेश में सीएम ने नत्था के घर के बाहर पहरा बढ़ा दिया है, इसलिए अब कोई भी पत्रकार उससे मिलने नहीं जा सकता। ऐसे में एक दिन नत्था का पेट खराब हो जाता है और मीडिया उसके 18 बार टॉयलेट जाने को भी एक्सक्लूसिव स्टोरी बना देती है। केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही होती हैं और वहीं कृषि मंत्री नत्था की आत्महत्या की घोषणा को सीएम की हार बताते हैं, जिस पर सीएम पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि इस देश में किसानों की आत्महत्या कोई नई बात नहीं है। अब वो केंद्र सरकार से पिछले 20 सालों का हिसाब मांग लेते हैं। पीपली में भैया ठाकुर को जब पता चलता है कि सीएम दलित नेता पप्पू लाल से मीटिंग कर रहे हैं तो उसे डर लगता है कि उसकी विधानसभा की टिकट कट सकती है। पप्पू लाल से गठबंधन होने पर उसकी सीट कुर्बान हो सकती है। गुस्से में भैया ठाकुर सीधे नत्था और बुधिया से मिलने चला जाता है और धमकाता है कि अगर 2 दिन के भीतर नत्था नहीं मरा तो हम तुम्हें मार देंगे। लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। फिर बाद में वो मीडिया के सामने इमोशनल भाषण देता है कि नत्था तो मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, मैं उसे कैसे मरने दे सकता हूँ। उधर गांव का एक किसान होरी जो पहले खेती करता था, वो अब बैंक के कर्जे के चलते अपनी जमीन गंवा चुका है। अब वो पड़ती जमीन से मिट्टी खोदता है और ईंट के भट्टे में बेच आता है। कई दिनों से राकेश की नजर उस पर थी और आज उसने उसका नाम पूछ लिया और उसे पता चला कि उसकी हालत भी नत्था जैसी ही है, कर्ज से लबालब। पीपली पंचायत चुनाव का मैदान अब तैयार हो चुका होता है। फिर एक दिन सीएम राम यादव पप्पू लाल के साथ नत्था से मिलने पहुंच जाते हैं और मीडिया में घोषणा कर देते हैं कि सरकार नत्था को 1 लाख रुपए देगी। अब नत्था आत्महत्या नहीं करेगा। ये खबर अब टीवी पर भी आ जाती है कि नत्था अब नहीं मरेगा, लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं था। केंद्रीय कृषि मंत्री इस घोषणा को आचार संहिता के खिलाफ बताते हैं, जिसके बाद निर्वाचन आयोग इस घोषणा को अवैध करार दे देता है और फिर न्यूज चैनल की हेडलाइन बनती है कि नत्था अब फिर मरेगा।
अगली सुबह नत्था को फिर से जोर का टॉयलेट लग जाता है और जैसे ही वो खेतों की तरफ छुपते हुए जाता है तो भारत लाइव के कैमरा में कैद हो जाता है। इसके बाद पूरी मीडिया और पुलिस खेतों की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन नत्था का कोई अता पता नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ नत्था की आखिरी निशानी बची होती है और ये वही निशानी होती है जिसके लिए वो सुबह खेतों में गया था। इसके बाद मीडिया प्रशासन पर आरोप लगाती है कि नत्था गायब हो गया है या उसे गायब करवा दिया गया है। अब केंद्र और राज्य सरकारें आपस में लड़ने लगती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी इसे अमेरिका की साजिश तक बता देती है। उधर भारत लाइव के दीपक कुमार नत्था के मल को देखकर उसकी मनोदशा का ज्ञान दे डालता है। वो कहता है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के मल का रंग देखकर उसके मिजाज का पता लगा सकते हैं। इसको देखकर तो लगता है कि नत्था घोर डिप्रेशन में होगा। अब पूरे देश में नत्था मशहूर हो चुका होता है। लोग दिल्ली में उसके इंसाफ के लिए कैंडल मार्च कर रहे होते हैं। देश भर के अखबार नत्था की कवर स्टोरी से भरे पड़े होते हैं और अब केंद्र सरकार ये सोचकर परेशान है कि नत्था की मदद किस योजना के तहत की जाए। इधर नत्था के गायब होने से उसका परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन चिंता नत्था के मरने की नहीं बल्कि इस बात की होती है कि जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक घर वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा। अब धनिया बुधिया से कहती है, तुम भी क्यों नहीं मरने की अर्जी डाल देते, तुम्हारे मरने पर पैसा अम्मा के नाम पर आएगा, उससे भी तो कर्जा निपट जाएगा। अब गांव में एक तरफ किसान होरी की मौत हो गई है, वो उसी गड्ढे में मरा पाया गया जिसे वो मिट्टी खोदने के लिए रोजाना इस्तेमाल करता था। होरी बहुत कमजोर था और उसकी रोज की मेहनत ने उसकी सेहत और बिगाड़ दी, इसीलिए उसके साथ ये होना तय था। अब दुर्भाग्य देखिए, जो किसान कर्ज के बाद जमीन गंवाकर भूखा मरा, उसकी खबर उसी गांव में रह रही मीडिया को नहीं लगी। फिर जब राकेश ने गड्ढे में उसकी लाश देखी तो उसका दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि मीडिया को सिर्फ तमाशे में दिलचस्पी है, असली मुद्दों में नहीं। अब राकेश ने होरी की स्टोरी इंग्लिश चैनल की रिपोर्टर नंदिता को दी, लेकिन उसने उल्टा उसे डांट दिया। उसने कहा कि जर्नलिस्ट का काम इमोशनल होना नहीं है, जहां लोग ठहरना चाहते हैं उन्हें उसी न्यूज पर ठहराना जरूरी है। और फिलहाल लोग सिर्फ नत्था में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में नत्था कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि भैया ठाकुर के आदमियों ने उसे उठा लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया ठाकुर सीएम के खिलाफ राजनीति खेल रहा है और नत्था को केंद्रीय मंत्री सलीम को सौंपकर उसके बदले पार्टी टिकट लेना चाहता है। अगर सलीम साहब एक बार जुबान दे दें तो भैया ठाकुर नत्था के साथ जो चाहे वो करेगा। अब सीएम को जब ये खबर मिलती है कि भैया ठाकुर उसे धोखा दे रहा है तो वो पीपली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवा देता है। उधर राकेश एक ढाबे में बैठा ही था जब उसे पता चला कि गुड्डा बाबू के लोग टिफिन में खाना पैक करवाकर गोदाम ले जा रहे हैं, तो राकेश को इस चीज पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। पीछा करके वो देखता है कि नत्था को असल में इन लोगों ने इस गोदाम में छुपा कर रखा है। वहीं नत्था इतना डरा हुआ होता है कि वो एक आदमी के पैर पकड़कर कहता है कि मुझे वापस घर मत भेजो, वहाँ मेरी मौत पक्की है, सब मेरी मौत के पीछे पड़े हैं, जैसे मुआवजा उन्हें मिल रहा हो। खैर, रात में जब सभी मीडिया चैनल सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा थे, तभी राकेश नंदिता को गोदाम में नत्था के छुपे होने की खबर दे देता है और ये सुनकर नंदिता फौरन चुपके से वहाँ से निकल जाती है। अब बाकी मीडिया वालों को भी शक होता है और वो भी उसके पीछे पीछे चल निकल पड़ते हैं। इस बीच भैया ठाकुर ने योजना बनाई थी कि वो नत्था को केंद्रीय कृषि मंत्री सलीम के हवाले करके सीएम के सामने तमाशा खड़ा करेगा, लेकिन मीडिया को पहले ही नत्था की खबर लग चुकी थी। अब गोदाम के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। डीएम, वीडीओ, पत्रकार और भैया ठाकुर के आदमी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। नत्था सभी को देखकर डर के मारे छुप जाता है और इसी अफरा तफरी में भैया ठाकुर के आदमी से गलती से गोदाम में आग लग जाती है और एक आदमी जलकर मर जाता है। फिर मीडिया पुष्टि करती है कि ये लाश नत्था की है। सब मान लेते हैं कि नत्था मर चुका है, लेकिन असल में वो लाश नत्था की नहीं थी। मरा हुआ आदमी कोई और था, जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो जनसत्ता के पत्रकार राकेश ने पहना था, वही पत्रकार जिसने नंदिता को गोदाम से खबर भेजी थी। इसी बीच नंदिता के साथ साथ किसी को भी राकेश के गायब होने की कोई परवाह नहीं थी और उसकी मौत पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब नत्था के मरने की खबर के बाद मीडिया पीपली पंचायत छोड़ देती है। आखिर खबर में तभी तक दम होता है जब तक वो लोगों का ध्यान खींच सके। अब नत्था ही नहीं रहा तो खबर का क्या होगा। अब 3 महीने गुजर चुके होते हैं, लेकिन नत्था के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि नत्था की मौत आत्महत्या से नहीं बल्कि एक हादसे में हुई थी।
नत्था की जान चली गई और उसकी जमीन भी। पर हम देखते हैं कि असल में नत्था मरा ही नहीं है, वो शहर भाग आया है और उसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए हैं। ऊपर से वो अब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है। शायद उसने अपने परिवार को अपने जिंदा होने की खबर नहीं दी, क्योंकि वो डरता होगा कि वो उसे खोजकर फिर से आत्महत्या करने के लिए मजबूर न कर दे। और इसी के साथ ये 1000 सवाल छोड़ देने वाली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी असल में जब रिलीज हुई तो बहुत ही ज्यादा तमाशा हुआ। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कुछ नेताओं ने ये इल्जाम लगाया कि इसमें जानबूझकर सरकार को गलत दिखाया जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ना तो तब कुछ अलग था और ना आज कुछ अलग है। ये रहे वो आंकड़े जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि सालाना हमारे देश में आखिर कितने किसान खुद को मौत के घाट उतार लेते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि शायद जो परिभाषा हमने अपने बचपन में किताबों में पढ़ी कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, वो सिर्फ एक खोखला प्रपंच है। क्योंकि कृषि प्रधान देश में आखिर किसान भूखा और कर्ज में कैसे मर सकता है। लेकिन मूवी के मुताबिक सिर्फ सरकारी तंत्र ही इसका जिम्मेदार नहीं, बल्कि असली जिम्मेदार है हमारी डेमोक्रेसी का चौथा पहिया, जिस पर हमारे देश की गाड़ी चलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीडिया की, जो आज एक कठपुतली बन चुका है। अपने अपने हिसाब से अलग अलग राजनीतिक पार्टी अब सभी मीडिया हाउसेस को अपने कंट्रोल में कर चुकी हैं। जब उन्हें जो खबर दिखानी होती है तो दिखाते हैं, नहीं तो बड़ी से बड़ी खबर को पचाकर डकार तक नहीं लेते। लेकिन इस बीच एक चीज है जो आपके लिए पॉजिटिव है, ये चैनल आई एक्सप्लेन मूवीज। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही टॉपिक्स पर मूवीज लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।